दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी वैस। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ एक वरिष्ठ समाज सेवी जो कि बंधु एक रिलीफ फोर्स नामक संस्था के माध्यम से लगातार जन सेवा भी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सौरभ सारस्वत जी की। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया है और इतने अच्छे विषयों के ऊपर आपने चर्चा करने के लिए बुलाया है। पिछले कुछ दिनों से हमारी बातचीत चल रही थी लेकिन हम ये शेड्यूल नहीं कर पा रहे थे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। सबसे पहला जो मैं सवाल आपसे करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने बताया, आप एक संस्था भी चलाते हैं जिसका नाम है बंधु एक रिलीफ फोर्स। तो क्या इस संस्था के कार्यशैली रहती है, उसके बारे में हमें जरा बताएं। हिमानी जी, ऐसा है कि बंधु रिलीफ फोर्स है क्या कि हमारे कुछ व्यक्तिगत मित्रों का बना हुआ एक ग्रुप है। फॉर्मली वो एक एनजीओ नहीं है लेकिन एनजीओ जैसा काम करता है। मई में, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि मई में कोविड की एक दूसरी लहर आई जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी थी। तो उसमें हमने क्या किया कि एक बार हम लोग बैठे थे और हम 3-4 मित्रों के साथ में हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग लगातार मर रहे हैं और बहुत एक ऐसी सिचुएशन है जो कि क्रिटिकल केयर ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई क्या हम भी एक सामान्य नागरिक के नाते एक दूसरे की मदद कर सकते हैं क्या। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमारे जानकार हैं लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो हमारे जानकार नहीं हैं, लेकिन उन लोगों को मेडिकल केयर की ज़रूरत है और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमने क्या निर्णय लिया कि हमने उस दिन ये निर्णय लिया कि हम मिल के कुछ ऐसा करते हैं कि हम जो लोग हैं जिनको मेडिकल केयर की ज़रूरत है उनको हम मदद कर पाएँ। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप का ऐसा कोई नाम नहीं था, तो हमने सामान्यतः कोविड हेल्प करके एक नाम दे दिया और अपने कुछ मित्रों को जोड़ा। उस मित्रों में शुरुआत हमने 5-6 मित्रों से की। 5-6 मित्रों को हमने जोड़ के वो ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम जो भी संभव प्रयास कर पाएंगे अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को बचाने के लिए वो करेंगे। तो हमने और भी कुछ ग्रुप्स के साथ में अपने को साझा किया, अपने इंटेंट को बताया कि हम क्या करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमने अपने आप को एसोसिएट किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बहुत इस पे एक्टिवली काम कर रहे थे, तो हमने कहा कि हम भी काम करना चाहते हैं। तो उसमें होता क्या था कि रात दिन कभी भी कुछ इस तरीके के मैसेजेस आते थे अलग अलग ग्रुप्स पे जिसमें कि उनको अलग अलग तरीके की आवश्यकताएं होती थी। तो जैसे प्लाज्मा एक बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट उस समय पे थी, तो हमने एक फॉर्म बनाया। उस फॉर्म के माध्यम से हमने प्लाज्मा डोनर्स को ढूंढना शुरू किया कि ऐसे कौन लोग हैं जो कि जिनको रिसेंटली अभी कोरोना हुआ हो और कोरोना के बाद में वो प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए इच्छुक हैं। ऐसी एक लिस्ट बनाने की कोशिश की और उसके बाद में हमने उन डोनर्स को ढूंढ के जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको हमने वो दिलवाया। पहला एक ये चीज़ थी। दूसरी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी कि लगातार क्रिटिकल सिचुएशन होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो कि बेड ना मिलने के लिए बड़े परेशान थे। तो हमने क्या किया कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलके एक पूरी लिस्ट, जो हॉस्पिटल की लिस्ट थी, उनके साथ में लाइव बातें करके लगातार 2-2, 3-3 घंटे में बात करके उनसे पता करना कि उनको बेड्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, आईसीयू कितने हैं और बाकी चीज़ें किस तरीके से हैं, जो कि हम जिन पेशेंट्स को ज़रूरत है उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएँ। ये कम्प्लीटली फ्री था, इसका कोई ऐसा कोई फीस या इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं थी। एक मन का भाव था कि हम सब लोग मिलकर एक समाज के लिए कुछ काम करें, तो वो हमने किया। कई बार बहुत से ऐसे लोग थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी, आईसीयूज़ की अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी, क्रिटिकल केयर की फैसिलिटीज़ बड़ी लिमिटेड थी। तो लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कि घरों में रह के भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की बहुत समस्या थी। तो हमने कोशिशें की कि हम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को अवेलेबल करा पाएँ। ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ में एक चीज़ आती थी, ऑक्सीफ्लोमीटर। ऑक्सीफ्लोमीटर में समस्या क्या थी कि कोई भी सामान्य आपके मेरे जैसा आदमी वो ऑक्सीफ्लोमीटर को लगा नहीं सकता था। तो हमारे साथ में हमारे एक बड़े भाई अभिषेक जी, वो उनके पिताजी काफ़ी समय से बीमार थे, तो उनको वो ऑक्सीफ्लोमीटर लगाना आता था। तो हमने निर्णय लिया कि ऐसे जो लोग जिनको ऑक्सीफ्लोमीटर की इमीडिएट ज़रूरत है और वो लगा नहीं पा रहे हैं, तो हमने अपने पास कुछ ऐसे ऑक्सीफ्लोमीटर रखे और उन्होंने जाके घरों में लोगों के जाके और वो खुद से लगाने की कोशिश की। तो ऐसे ही इस तरीके की भी काफ़ी एक्टिविटी हुई। वो लोग हमारे जानकार थे ऐसा ज़रूरी नहीं, वो लोग ऐसे भी बहुत थे जो हमारे जानकार नहीं भी थे, लेकिन हमने उनको इस तरीके से मदद करने की कोशिश की है।
तो ये एक इस तरीके से एक बंधुआ रिलीफ फोर्स एक ग्रुप हमने स्टार्ट किया, जो कि हमारे कुछ मित्रों का ही है। उन मित्रों में कुछ इंजीनियर हैं, कुछ वकील हैं, कुछ हरिद्वार में भी रहते हैं ज़्यादातर लोग, कुछ टूरिज़्म का काम भी करते हैं, बहुत से व्यवसायी भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुजफ्फरनगर में बैठे हैं, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई गोरखपुर में बैठा है, लेकिन जो अपने अपने स्तर पे क्या क्या काम कर सकते हैं वो सब हम एक दूसरे की मदद उस समय पे कर रहे थे। आज भी कुछ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सराहनीय कार्य आपने किया है कोरोना काल में, और यही उम्मीद करते हैं कि लगातार आप इस तरह के कार्य भविष्य में भी करते रहे। तो सबसे पहला जो संस्था का नाम है बंधु एक रिलीफ फोर्स, कहाँ से ये विचार आया? बड़ा अच्छा सा क्योंकि ये नाम है। विचार हिमानी जी ऐसे आया कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई पॉलिटिकल इंटेंट के लोग नहीं थे। हम लोग एक सामान्य आपके हमारे सब एक सामान्य लोग के जैसे थे, तो हम सब लोग मित्र थे। जी जी। तो हालांकि ये नाम देना कोई ऐसा मतलब अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या कि जब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर काम कर रहे थे तो उनको भी एक लिस्ट चाहिए थी कि कौन कौन से NGOs हमारे साथ काम कर रहे हैं और कौन हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम सभी मित्रों ने डिस्कस किया कि भाई हमारे को कोई नाम देना चाहिए। लीगल एंटिटी हम ठीक है बाद में देख लेंगे, लेकिन उसको अभी कुछ नाम तो तय करना पड़ेगा। तो चूंकि हम लोग सब बंधु थे, हम सब भाई थे, हम सब मित्र थे, तो किसी ने ये निर्णय लिया कि भाई क्या हम इसका नाम बंधु नहीं रख सकते क्या? तो तब वहाँ से फिर ये बंधु एक नाम हमने दिया। इसमें एक चीज़ और है कि हो क्या रहा था कि जब जो सरकार के लोग हैं, सरकार के लोग ये कर रहे थे कि गांव-गांव में, शहर-शहर में, घरों-घरों में एक मेडिकल की किट पहुंचाते थे। सो वो मेडिकल की किट में सामान्यतः अलग-अलग तरीके की चीज़ें थी, कुछ मास्क थे, आइवरमेक्टिन की किट गोलियां थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। सो हमने ऐसी किटें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलके कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक उन्होंने एक जगह बनाई थी जहाँ पे कि इस तरीके की किटें तैयार हो रही थी। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उनकी पहले एक किट तैयार होनी थी जो कि घरों में जानी थी। तो हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि भाई ये जो किट है, ये किट भी हम लोगों को तैयार करनी चाहिए, क्योंकि सरकार को हमारी ज़रूरत है इस तरीके की सिचुएशन में। ये किट जल्दी से जल्दी पहुंचेंगी, लोग जल्दी से जल्दी उसको खाएंगे। तो जैसा सरकार ने एक नियम बनाया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे हो तो हो सकता है कि वो क्रिटिकल केयर में सिचुएशन ना पहुंचे। तो वहाँ पे फिर हमने ऐसे लगातार 1 महीने वहाँ पे जाके खुद के अपने निस्वार्थ भाव से वहाँ गए और वहाँ पे लगभग 25,000 मेडिकल की किटें तैयार की। सामान्यतया वो एक किट तैयार करने के लिए सरकार 1 रुपया लोगों को देती थी, हमने वो फ्री में तैयार की। तो इस तरीके से सरकार के लगभग 25,000 रुपये हमने बचाए। तो ये भी एक इनिशिएटिव हमने लेने की कोशिश की। जी, बहुत बेहतरीन कार्य आपने किया है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। सर, कोरोना काल में आपने लोगों की इतनी सहायता करी, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आखिर हमारे स्वास्थ्य जो सेवाएं वहाँ पे कमी क्या है, या फिर बेहतर क्या है, या और बेहतर क्या हो सकता है, कुछ बताएं। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं हिमानी जी। जब हमने ये काम शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता थी। हमने देखा कि लगभग मई या हो सकता है उससे कुछ समय आगे या पीछे, मैं देखता था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे शहर के अंदर 11-12 ही क्रिटिकल केयर की अवेलेबिलिटी थी। ग्रेजुअली हालांकि वो हमारे जो DM हैं उन्होंने बहुत और उनकी टीम ने मिलके काम किया और उनको देखा और उसको इंक्रीज़ भी किया। बहुत सारी अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम किया। CMO की भी टीम्स थी, वो उनके बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो लगातार रात दिन लगे रहते थे। तो कई बार एक चीज़ हमारे को दिमाग में आती है कि भाई सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र में कुछ नहीं होता, ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन आता है। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग उनके साथ में मिल के काम कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि काम तो हो रहा है, लोग काम तो कर रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा समाज है, 125 अरब की हमारा देश है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, तो ज़रूरतें तो हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं कि हमारे शहर को, हमारे ज़िले को, हमारे मोहल्ले को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है। तो एक जो विषय क्रिटिकल केयर का है, वो एक क्वेश्चन मार्क सेकेंड वेव में हमको लगा है कि क्रिटिकल केयर की हमारे यहाँ पे व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, जो होनी चाहिए, जो अपेक्षित था या जो अपेक्षित हो सकता है अगली आपदा की सिचुएशन में, वो नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो क्रिटिकल केयर वाला जो विषय है वो सरकार किस तरीके से उसको लेना चाहती है, और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा अतिरिक्त तरीके से दे। हालांकि बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं, और वो हमको मेरा एक निवेदन भी है आपके माध्यम से सभी लोगों को जो देख रहे हैं कि कोरोना काल की जो भी गाइडलाइंस सरकार ने दी हैं
वो हमको 100% फॉलो करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे को उचित दूरी बना के हम वो रखें, जिससे क्या है कि प्रिवेंशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम अचानक से जो क्रिटिकल सिचुएशन पे पहुंचते हैं, वो कोरोना आपने देखा है कितनी भयानक बीमारी थी, तो उसके अंदर में क्रिटिकल केयर ये एक चीज़ है जो सरकार ने देखनी है। हमने एक आम आदमी के नाते जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है वो गाइडलाइन फॉलो हों, ये हमने सुनिश्चित करना है। थर्ड वेव में जैसा कि ICMR ने प्रोजेक्ट किया है कि अगस्त में वो पॉसिबिलिटी है, तो हमको ये नहीं सोचना है कि हम घर से अभी बाहर निकलने लगे हैं या मोहल्ले खुल गए हैं, सरकार ने जो कुछ लिमिटेशंस को रिलैक्स किया है, दुकानें खोली हैं, तो हम जाके उसमें एक नॉर्मल एक वातावरण हमारे को चाहिए होता है, क्योंकि बहुत महीनों से हम घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो गाइडलाइन है वो हम फॉलो करें। और जब हम फॉलो करेंगे तब हम भी ये अपेक्षा कर पाएंगे सरकार से कि भाई जो क्रिटिकल केयर है, जैसे कि अभी थर्ड वेव में बच्चों के लिए हम सुनते हैं कि बच्चों के लिए क्रिटिकल हो सकता है, सो सरकार ने ये भी चाहिए कि बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स में क्या बच्चों के लिए केयर के लिए पेडियाट्रिक डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, नहीं है तो उसके क्या टारगेट प्लान्स हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है, अभी से करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर से वो एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में आने की संभावना है। जी, कहीं ना कहीं जो जनता है वो सरकार पर या स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल तो उठाती है, लेकिन खुद भी सावधानी नहीं बरतती है। जी। तो ये है कि दोनों तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए और बेहतरीन सुविधा देने की कोशिश करनी चाहिए। दर्शकों, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वैसे तो सौरभ जी एक इंजीनियर है और इनकी संस्था भी चलाते हैं, लेकिन इनके परिवार के द्वारा एक स्कूल भी चलाया जाता है। जैसा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभाव है वो स्कूलों पर पड़ा है, क्योंकि बच्चों की जो शिक्षा है वो रुक गई है, 2 साल से एकदम बिल्कुल ठप पड़ा है सब कुछ। जो अध्यापक है वो घर बैठे हुए हैं, तो उस विषय में कुछ बताएं कि क्या क्या ऐसा नुकसान बच्चों को हुआ है, पेरेंट्स को हुआ है या फिर उन टीचर्स को हुआ है स्कूल बंद के दौरान। हिमानी जी, स्कूल का जो विषय है उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना, मेरा एक अनुभव आया कोरोना की जो सेकंड वेव थी, कि हमारे शहर में और हमारे ज़िले के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से इसके लिए समाज सेवा में लगे हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से बिना कोई अपने कमाई के अपनी जेब से पैसा लगा के लोगों की मदद कर रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं। हमें उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है, वो एक विषय है, मैं अपने NGO का एक चेहरा हो सकता हूँ, लेकिन जो उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे हमारी टीम के प्रियांश कुमार जी हैं, मैं उनका नाम इसलिए लेना चाहता हूँ, नाम लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को ये पता भी लगना चाहिए कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। अभिषेक जी हमारे साथ एक हैं, शुभम जी हैं, अंकुर जी हैं, प्रणय जी हैं, पारस जी हैं, शलभ जी हैं, ऐसे लोग जो हमारी टीम में हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे अलावा भी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, सेवा भारती है, ये बड़े स्तर पे समाज का काम करते हैं और कोरोना में इन लोगों ने बहुत मदद की है। टीम जीवन है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बीम भागीरथ बहुत अच्छा काम कर रही है। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के कुछ वॉलंटियर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार काम करते हैं। एक लेडी हैं, मैं देखता हूँ, मनु काजला, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी अच्छे, मतलब अकेली, कई बार मैं देखता हूँ कि वो अकेले भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बिस्किट्स देना, उनको स्नैक्स देना, ये इंश्योर करना कि वैक्सीनेशन टाइम पे हो जाए। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के साथ में वैक्सीनेशन के लिए रात दिन लगी हुई हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को साधुवाद होना चाहिए, उनका मनोबल बना रहे, वो लगातार इसी स्पीड से काम करते रहें, क्योंकि समाज को बहुत ज़रूरत है अभी। तो ये तो एक विषय था जो मैं कहना चाहता था। दूसरा एक विषय ये है कि जो आपने स्कूल की बात कही, कि मेरी वाइफ जो है वो स्कूल चलाती है। स्कूल का नाम है किड्जी प्री स्कूल, वो कनखल में है, बुद्धि माता मंदिर के पास में, श्री चंद्र नगर कॉलोनी में वो स्कूल है। ये जो विषय है ये बड़ा कॉमन है कि जब से पिछले 1.5 साल से कोविड लगा है, मतलब जो ये लॉकडाउन लगा है, उसमें स्कूल, बाकी सब लोगों को समस्याएं रही हैं, स्वाभाविक रूप से रही हैं, लेकिन स्कूल भी अछूते नहीं रहे हैं। और स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स भी उसको समस्या से अछूते नहीं रहे हैं। लेकिन एक विषय ये आता है कि भाई पेरेंट्स का अपना एक वर्जन है, स्कूल का एक अपना एक वर्जन है, हमको दोनों वर्जन्स को समझने की ज़रूरत है। जब कोई एक स्कूल चलाता है तो स्कूल के भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एक छोटे बच्चों का स्कूल है, एक फॉर्मल स्कूल है, एक कॉलेजेस है। सो ऐसे अलग अलग सेगमेंट के स्कूल्स चलते हैं। चूँकि मेरा अनुभव, मेरे परिवार के लोग स्कूल चलाते हैं, तो मैं उनको देखता हूँ कि जो छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं
उनको इस दौरान बहुत समस्या आई है। उनको मैंने देखा है कि सामान्यतः ये जो स्कूल के संचालक भी होते हैं, ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं होते थे। ये सामान्यतः, जैसे मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ, मेरी वाइफ स्कूल में पढ़ाती थी, उन्होंने बीएड किया हुआ था। उनके मन में एक आया कि भाई मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, क्या मैं अपना, अगर मेरे पास कोई 1-2-2,500 स्क्वायर फीट की जगह है, क्या मैं अपना खुद से एक स्वावलंबी तौर पे कुछ काम कर सकती हूँ और एक अपना स्कूल चला सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैकड़ों प्री स्कूल्स हैं, प्ले स्कूल्स हैं, जो कि पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड है। हुआ क्या है कि सामान्यतः इन प्री स्कूल्स की जो एवरेज अच्छे से अच्छी स्ट्रेंथ होती है वो 100, 125, 150 बच्चों की रहती है। अब 100, 125, 150 बच्चों में आज स्थिति ये आई है कि उनके 20 से 25 बच्चों की स्ट्रेंथ है, जो कई स्कूल्स में और भी कम है, हो सकता है कई स्कूल्स में ज़्यादा हो। अब छोटे से छोटा भी जो स्कूल है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो डिपेंडेंसी है, वो कम से कम 20 परिवारों की तो रहती है। सामान्यतः 50 परिवार, बड़ा स्कूल होगा तो 500 परिवारों की। अब अगर 20 से 30 परिवारों की डिपेंडेंसी उन स्कूल्स की है, जैसे बहुत सी मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, यंग लड़कियां हैं जो वहाँ पे पढ़ाती हैं, संचालक, मैंने आपको बताया कि संचालक भी इस तरीके के जो कि सामान्य प्रवृत्ति के या सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल्स को चला रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हुई है कि चूंकि उन टीचर्स, अब वो जो मेड्स हैं, चूंकि स्कूल बंद हो गए तो वो मेड्स ने आना बंद कर दिया, उनकी डिपेंडेंसी थी। जो जब वो स्कूल्स बंद हो गए तो वो ड्राइवर्स ने भी आना बंद कर दिया, या चूंकि काम नहीं था तो स्वाभाविक रूप से स्कूल ने भी ये कह दिया कि भाई ठीक है, काम नहीं है तो वो करें। तो ऐसे जो एक छोटे तबके का, एक सामान्य तबके का जो व्यक्ति है या महिला है, जो पुरुष है, इनकी भी एक हमको देखना चाहिए कि इनकी एक समस्याएं हैं। जैसे टीचर्स तो फिर भी चलो, एक आजकल ऑनलाइन क्लास चलती है, सो ऑनलाइन क्लास चलती है तो हम ये देखते हैं कि भाई जो छोटे बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास में बैठ नहीं पाते। वो जो है ऑफलाइन क्लास में ही मुश्किल से बैठते हैं। तो हाँ जी, वो ऑफलाइन क्लास में ही मुश्किल से बैठते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लास में तो बैठ ही नहीं पाते। तो होता क्या है कि उनकी मम्मी को या उनके पापा को उनके साथ में, तो एक आदमी की ड्यूटी और बढ़ जाती है। तो ये एक समस्या पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि भाई अगर मैं पहले तो 3-4 घंटे मेरे को मिल जाते थे कि मैं अपने छोटे बच्चों को, और वैसे भी जो छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं उसमें पेरेंट्स भेजते भी इसीलिए हैं कि वहाँ पे वो खेल खेल में कुछ सीख भी जाएंगे और हमको भी 3-4 घंटे अपने कामों के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन अब समस्या ये आई कि ना तो वो ऑनलाइन क्लास ठीक से ले पा रहे हैं, और स्कूल्स के भी संचालक जो हैं वो स्कूल्स को नहीं चला पा रहे, क्योंकि उनको फीस नहीं आ पा रही। हो सकता है पहले 100 बच्चों की, 150 बच्चों की फीस आती थी, आज 20 बच्चों की फीस आती है। और जो सिचुएशन इस तरीके की है तो उसमें स्कूल्स भी कोई बहुत खुल के फीस की डिमांड कर भी नहीं पाते। ये भी सामान्य प्रक्रिया है। वो भी देखते हैं कि भाई जब कोरोना लगा है, कोविड लगा है, तो वो भी उस चीज़ को नहीं मांगते। तो मेरा कहना इसमें ये है कि समस्याएं दोनों हैं। पर पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई स्कूल में जब मेरा बच्चा जा ही नहीं रहा तो मैं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे को फीस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, सबके अलग अलग मत हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार को ऐसा चाहिए कि जैसे भी आपने देखा कि कई प्रतिबंधों को लगा के सरकार ने बाजार खोले, कई चीज़ों को खोला है, कई ऑफिसेस को भी खोलने की परमिशन दी है, कई दुकानों को खोलने की परमिशन दी है, कई बाज़ारों को भी खोलने की परमिशन दी है। इस तरीके से अगर कोई ऐसा विकल्प निकल सकता है जिसमें स्कूल्स को अल्टरनेट डेज पे खोलने की कुछ परमिशन मिल सके, या अल्टरनेट बच्चों की, जैसे मान लो अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो हम क्या ये कर सकते हैं कि एक टाइम में 7 बच्चों को बुलाएं, एक दिन 7 बच्चे, अगले दिन 7 बच्चे, अगले दिन 7 बच्चे, या फिर अल्टरनेट डेज में स्कूल्स को खोलें, जिससे कि जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका 100% कंप्लायंस सुनिश्चित कर सकें, और साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये लगे कि हाँ भाई एक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वो एक्टिविटीज़ जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो वास्तव में एक्टिविटी करता है। एक ऑनलाइन क्लास में करता है तो हो सकता है कई बार वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो मेरे ख्याल से हमको एक सामंजस्य की ज़रूरत है, दोनों पक्षों को देख के एक विकल्प निकालने की ज़रूरत है। इसमें सरकार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें सरकार को ये चाहिए कि वो एक बीच का रास्ता निकाल के कोई ऐसा विकल्प निकाले जिससे स्कूल्स को भी अपनी रोजी रोटी चलाने का माध्यम दिखे, और पेरेंट्स को भी ये लगे कि हाँ हम जो फीस दे रहे हैं उसका कोई उचित आउटपुट आ रहा है। सरकार इतने वक्त से हाथ पे हाथ रख के बैठी है, केवल उन्होंने तो कॉलेज स्कूल बंद कर दिए हैं। तो आपको लगता है आगे कुछ ऐसी फैसला लेगी सरकार, जिस तरह से आपने सुझाव दिया है और समस्या भी बताई है? बिल्कुल लेना चाहिए हिमानी जी। देखिए ये जो विषय है ना, जैसे मैंने बोला कि सबके अपने अपने अलग अलग वर्जन्स होते हैं। किसी भी विषय के अंदर जितनी पार्टीज स्टेक होल्डर्स हैं, हर स्टेक होल्डर का अपना एक वर्जन है। जैसे इसमें एक वर्जन ये भी है, जैसे आपने देखा होगा अभी टूरिज्म के बहुत सारे लोगों ने बहुत से विषयों पे अपनी आवाज़ें उठाई।
सरकार ये चाहती थी कि हाँ उन विषयों को टूरिज्म खोलना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि कोर्ट ने ये विषय रखा कि भाई अगर हम टूरिज्म खोलेंगे तो उसमें भीड़ की संभावनाएं हैं, भीड़ होगी तो कोरोना बढ़ सकता है। तो वो दोनों एंगल हैं, लेकिन उन दोनों एंगल्स के होने के बावजूद भी सरकार चूंकि एक महत्वपूर्ण रोल पर है, सरकार का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आ जाता है, जिसके अंदर में हम ये सुनिश्चित किस तरीके से करें कि क्या स्कूल्स हम पूरी तरीके से अगर स्कूल्स को नहीं खोल सकते तो जैसे मैंने आपको बताया अल्टरनेट व्यवस्था कुछ हो। 3 दिन पहले क्या होता था कि हफ्ते के 7 दिन स्कूल्स 6 दिन स्कूल्स को खोला जाता था, कई बार 5 दिन, कई बार 6 दिन। क्या अभी ये हो सकता है कि भाई हम स्कूल्स को 2 दिन खोलें या 3 दिन खोलें, 3 दिन फिजिकली खोलें, 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस हो? बिकॉज आज की स्थिति ये है कि ऑनलाइन सिचुएशन को आप नकार नहीं सकते, आप एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोरोना ने हमारे को डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग से काम करने के लिए ढाल दिया है। तो हमको ऑनलाइन सिचुएशन को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन में क्या अल्टरनेट व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वो हमको निश्चित रूप से सरकार को इस पे चाहिए कि लोगों को अभी बहुत समय हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जो तीसरी वेव आ रही है उसको कैसे सुनिश्चित करें कि वहाँ वो समस्याएं ना हो जाए। एक तरफ हमने किया किसी के भले के लिए, लेकिन वो भला और ज़्यादा बुरे स्थिति में ना चला जाए, वो एक व्यवस्था भी हमको देखनी पड़ेगी। अक्सर ये देखा गया है जब भी सरकार स्कूल खोलने का फैसला लेती है तो अभिभावक ही इसका विरोध करते हैं अधिकतर कि कहीं हमारे बच्चे को कोरोना ना हो जाए, उन्हें एक भय रहता है उनके अंदर, तो इस वजह से भी सरकार फैसले नहीं ले पाती है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, पेरेंट्स का निश्चित रूप से पेरेंट्स का एक भय रहता है। मेरा कहना ये है, जैसा हमने अभी भी बोला कि इसमें पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी का इम्पोर्टेंट रोल है। जी। जैसे कि सरकार ने एक नियम बनाए हैं, हमने ये सुनिश्चित करना है कि वो हम नियमों को पालन करें। जी। हमारी जो आस्क है, जो हमारी जो डिमांड है सोसाइटी की दृष्टि से, वो हमारा सरकार के सामने रखने का हक है, और सरकार को उसको सुनने का भी वो होना चाहिए कि वो सुने, और उस सुन के उसको किस तरीके से उसका एक रास्ता निकालें जिससे कि पेरेंट्स को भी ये चिंता ना लगे कि भाई मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को घर से भेज रहा हूँ, तो वो किस तरीके से स्कूल के लिए भी गाइडलाइन बनाए कि भाई जिस तरीके से हम सामान्य जनमानस के लिए गाइडलाइन बनाई है, हॉस्पिटल्स के लिए गाइडलाइन बनाई है, स्कूल्स के लिए भी वो गाइडलाइंस बन सकती हैं कि किस तरीके से। जैसे आज आप देखते हैं हॉस्पिटल्स खुले हैं लेकिन एक गाइडलाइन के तहत खुले हैं, दुकानें खुली हैं गाइडलाइन के तहत खुली है, वो चीज़ें स्कूल में भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं कि भाई स्कूल भी खुले, वो एक गाइडलाइन के तहत खुले, जिससे पेरेंट्स को ये लगे कि भाई मेरा बच्चा सुरक्षित है। जी सर, आखिरी में ऐसा क्या संदेश है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? जी, मेरा ये कहना था, जो कि आप स्कूल की बात कर रहे थे, तो मेरे पिताजी हैं डॉक्टर प्रेमचंद शास्त्री, और वो किड्जी प्री स्कूल के संरक्षक हैं जी। और जो मेरी वाइफ है प्रियंका शर्मा, वो उसको चलाती हैं। तो इन दोनों ने निर्णय लिया है कि कोरोना के समय पे जो भी बच्चे हैं, उनके माँ या पिता या उन दोनों में से कोई अगर किसी कोरोना की वजह से वो मरे हैं, उनकी डेथ हुई है, तो उनको, उसका जो बच्चा है उसको 4 साल स्कूल में वो फ्री शिक्षा देंगे। शिक्षा का मतलब उसको पढ़ाना, उसको उसकी किताबें, उसकी ड्रेस, वो सब 4 साल कम्प्लीटली फ्री है। सो अगर कोई हमारे शहर में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा चाहते हैं, इस तरीके की समस्या उनके साथ, उनके जानकार के साथ, या किसी मित्र या भगवान बड़ा दुखद है हुआ है, तो वो फेसबुक पे किड्जी कनकल करके एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल लेके स्कूल में संपर्क कर सकते हैं, और उन बच्चों का पूरी तरीके से फ्री पढ़ाई वहाँ पे 4 साल होगी। जी जी, बहुत सुंदर संदेश है, और ये जो कार्य आपने सोचा है, बहुत अच्छे विचार है आपके। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने यहाँ पे सुझाव दिया है सरकार को भी, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह के जो सुझाव है उन पर अमल करे और फैसले भी ले। और एक बार दोबारा कहना चाहूँगी, बहुत बेहतरीन कार्य आप समाज में कर रहे हैं। कोरोना काल में जो जनता, कई लोग ऐसे होते हैं जो जनता की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये वाकई में नेक कार्य है। और जैसा कि आपने कहा, केवल आप ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनेकों संस्था चलाकर या फिर पर्सनली भी लोगों की सेवा और हेल्प कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल वक्त हो गया अपने दर्शकों से इजाज़त लेने का। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बार मैं पुनः आप सभी को नमन करती हूं, जो लोग कोरोना काल में जो जनता है उनकी सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। फिलहाल इसी तरह के कार्यक्रम लेके हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।